मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। यस्टेट जूलॉजी के लिए लगातार हम लोग अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में आपको दो टॉपिक डिस्कस कर दिए थे। एक पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन हमने आपके साथ डिस्कस किया था। फिर उसके लिए जो टर्म हैं, जैसे कि एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इन सभी टर्मों को हमने आपके साथ डिस्कस किया था। सिलोमेट, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सेगमेंटेशन। इसके पहले वाले पार्ट में ये सभी चीज़ें, नोटोकार्ड, इंपॉर्टेंट फीचर्स, यहाँ पे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने पिछले क्लास में आपके साथ डिस्कस कर दिए थे। और आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करनी है वो हमें पोरीफेरा से जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ना है। तो ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हमने पूरे एनिमल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में आपके साथ एक एक करके डिस्कस किया था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, क्यों उसको वहां रखा गया है, सारी पॉइंट पे हमने आपके साथ चर्चा किया था। सेकेंड पार्ट में हमने सभी टर्मोलॉजी पे चर्चा कर दिए थे। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसी एक फाइलम का कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो फाइलम है पोरीफेरा। कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 या 4 फाइलम को एक वीडियो में डिस्कस कर लें, और डिपेंड करेगा कि समय कितना इन्वॉल्व हो रही है। 35 मिनट तक का लगभग आपका वीडियो होगा। तो आपसे एक उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। और ये ना सिर्फ आपका एनसीईआरटी यहीं पे काम करेगी, बल्कि जब पीजीटी का आपका वैकेंसी आएगी या टीजीटी में भी अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे भी काम करेगा। और ये एनसीईआरटी पॉइंट्स जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप डीएसएसबी का फॉर्म डालते हैं तो वहाँ पे भी आपको काम करेगा, चूँकि एनसीईआरटी का ही जो सिलेबस है क्लास 11th का, वही डीएसएसबी का भी सिलेबस है। और इतना ही नहीं, यूपी में एलटी और जीआईसी की जो वैकेंसी आएगी उसका भी सेम सिलेबस है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स जो हैं आपके हर एक एग्जाम के लिए आपको लाभ देंगे। आप कॉमन पॉइंट्स हैं और ध्यान से इसको देखिएगा। स्पेशल कैरेक्टर के लिए हम लोग डिटेल टॉपिक करेंगे। बहरहाल अभी ये स्टेट को पॉइंट करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पोरीफेरा। पोरीफेरा हमने आपको बताया था कि मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ पे सेल के बीच में जो सेल होते हैं सभी इंडिविजुअल वर्क करते हैं, किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक, सब अपने रिस्पायरेशन, अपना डाइजेशन, अपना एक्सक्रीशन, अपनी संख्या को यानी अपना रिप्रोडक्शन, ये सभी काम सभी सेल करती हैं। यानी सभी सेल कलेक्शन में नहीं होती, बस एक साथ पाई जाती हैं और सब अपने अपने इंडिविजुअली वर्क करने वाली सेल होती हैं। इनकी बॉडी इसलिए कैसे हो जाती, पोरस हो जाती है, और पोरस के नाते ही इस जीव का नाम क्या रखा गया, पोरीफेरा रखा गया है। इसमें जो सिमेट्री है, मैंने पीछे कल सिमेट्री वाले वीडियो में आपको बताया था कि एनिमल में दो तरह की सिमेट्री है, एक एसिमेट्रिकल होते हैं और एक सिमेट्रिकल होते हैं। जो सिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल की सिमित यानी जो शरीर की संरचना है वो निर्धारित नहीं की जा सकती है, वो किसी भी तरह की शारीरिक संरचना हो सकती है। जो सिमेट्रिकल है उनके शरीर की संरचना का निर्धारण किया जा सकता है। वो दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो रेडियल सिमेट्री के हो सकते हैं या बाइलेटरल सिमेट्री के हो सकते हैं। रेडियल सिमेट्री में हमने आपसे बताया था किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस से अगर हम काटें तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएं, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को और प्लेन ऑफ सिमेट्री रखें और सेंट्रल एक्सिस से हम उसे डिवाइड करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई भी हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से हम उसे डिवाइड करें तो वह टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, क्या नाम है, इसमें बायलेटरल में, तो इसे हम ओनली एक प्लेन ऑफ सिमेट्री से काट सकते हैं और सेंट्रल एक्सिस से गुजरने पर, जैसे ह्यूमन बीन है तो अगर इसको मध्य से काटेंगे तो दो बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से अगर हम जीवों को काटते हैं बायलेटरल में, तो एक हिस्सा इसका राइट हैंड होता है और दूसरा हिस्सा क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में बट जाते हैं। उसके बाद इसमें कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। इसके अलावा आस्टिया पाया जाता है, आस्कुलम पाए जाते हैं, स्पॉन्जोसील पाए जाते हैं और कोनोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इंटरसेल्युलर क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। तो ये सभी टॉपिक लगभग इससे मिलते जुलते हैं। चलिए एक एक करके एक एक पॉइंट पे हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। कह रहा मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। पहला प्रश्न तो यहीं से पूछा जा सकता है कि किस फाइलम के अंतर्गत स्पंज आते हैं, तो आप कहेंगे स्पंज के मेंबर जो है पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। पहला प्रश्न आपका पहली टॉपिक में ही छुपा हुआ है। या पूछ लेगा कि स्पंज इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो आप कहेंगे फाइलम पोरीफेरा का एग्जाम्पल है।
दे आर जनरली मैरीन, मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं, एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, कह रहा है कि ये ज्यादातर कैसे होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, और उसके साथ ही साथ क्या होती है, एसिमेट्रिकल इनकी बॉडी होती है, यानी इनकी बॉडी में कोई भी सममित निश्चित नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकली ये डिवाइड होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, ये शुरुआत के मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं, और अगर इनकी बात करें तो ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दो ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़े हैं, एक पढ़े प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का और एक सेलुलर लेवल का, फिर टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन ग्रेड लेवल का। यहाँ पे सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जो कि इनका एक विशेष कैरेक्टर होता है। देखिए, अगर हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करेंगे तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में बहुत जो जीव आते हैं, जैसे कि आपका प्रोटोजोआ जितने होते हैं सब प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के पाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे किसकी, तो यहाँ पे अगर पोरीफेरा की बात करें तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी सेल यहाँ पे होती तो हैं, लेकिन ये सभी कैसे होते हैं, इंडिविजुअली वर्क करने वाले होते हैं, ये सब कलेक्शन ऑफ सेल जैसा व्यवहार नहीं करती हैं, इसीलिए ये इसे क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। स्पंज हैव द वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, कह रहा वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, उसी कैनाल सिस्टम से वाटर इंटर करता है, और जब यहाँ पे वाटर इंटर करता है तो इसके वाटर के इंटर करने की वजह से यहाँ पे जीवों में देखिए, अगर हम वाटर इंटर करता है थ्रू द माइन्यूट पोर, छोटे छोटे पोर से वाटर इंटर करता है, और जिस माइन्यूट पोर से वाटर इंटर करता है उसी पोर को हम लोग क्या कहते हैं, आस्टिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, आस्टिया, यानी जिस बॉडी पार्ट से वाटर इंटर करता है, इंटरिंग साइट को हम लोग क्या कहते हैं, आस्टिया कहते हैं। इन द बॉडी, कह रहा कहाँ पे, बॉडी वॉल एंड द सेंट्रल कैविटी, और जाता कहाँ है, तो लास्ट में पहुंच जाता है सेंट्रल कैविटी के पास, इंटर करके कहाँ पहुंच जाता है, सेंट्रल कैविटी को, और उसी को क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी के नाम से जाना जाता है। कह रहा सेंट्रल कैविटी में पहुंचता है और इंटर करता है आस्टिया से, पहुंचता कहाँ है, सेंट्रल कैविटी में, सेंट्रल कैविटी को क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील। फार्म वेयर इट गोज थ्रू द आस्कुलम, और उसके बाद कहाँ पहुंच जाता है, आस्कुलम में। तो तीन क्रम आपको मिल गया कि एंट्री होती है कहाँ से, आस्टिया से, और उसके बाद कहाँ से, आस्टिया हुआ, आस्टिया से कहाँ पहुंचता है, आस्टिया से पहुंच जाता है स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से कहाँ पहुंच जाता है, आस्कुलम में पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा दिस पाथवे, यह जो रास्ता है वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन द, ये ट्रांसपोर्ट जो है इसमें मदद किस लिए करता है, तो यह ट्रांसपोर्ट, देखिए अब इनको भोजन तो बाहर से करना नहीं, ये हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक मटेरियल को ये मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपनी एनर्जी लेते हैं। तो जो पानी इनके बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी से बॉडी तो है नहीं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो सेल के अंदर वाटर जाता है, जो बंच ऑफ सेल है उसमें जब वाटर इंटर करता है तो बहुत सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर में डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं, उनको लेके जाता है, और भी चीज़ें वाटर में घुले हुए, जैसे वाटर टूट करके ऑक्सीजन भी देता है एक्वाटिक एनिमल को, तो उन सभी काम करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ये फूड गैदरिंग का काम करता है, कौन, जो वाटर इंटर होके जा रहा है, वाटर इंटर हो रहा है आस्टिया से, आगे स्पॉन्जोसील में जा रहा है, स्पॉन्जोसील से आस्कुलम में पहुंच रहा है, जहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस बीच में इसको बेनिफिट क्या हो जाती है, फूड गैदरिंग, इसको भोजन इकट्ठा हो जाता है, रिस्पिरेशन का काम हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, और उतना ही नहीं, रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी जो यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं वो भी यहाँ से निकल जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल जाता है, रिस्पायरेशन एक्सचेंज हो जाते हैं, और फूड गैदरिंग हो जाती है। हम आपको इसी के साथ साथ एक चीज़ और देंगे जिसका नाम है बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में हमने कुछ टॉपिक को बना रखा, जैसे एक टॉपिक हर बार आपसे प्रश्न पूछी जाती, RQ से, आपसे रिस्पायरेटरी से, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से, आपके स्केलेटन सिस्टम के जो जॉइंट्स होते हैं उससे, तीन सबका हमने कलेक्शन कर रखा, दो दो चार चार पाँच पाँच मिनट के वीडियोज हैं। इस वीडियोज में आपके 10-10 प्रश्न, 8-8 प्रश्न ऐसे कलेक्शन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बूस्टर डोज कहते हैं। परीक्षा तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा तो आप उससे देख लीजिएगा, तो उसमें आपके छोटे छोटे प्रश्न बहुत से हैं। उसी प्रश्न में हम आपको बताएंगे कि रिमूवल ऑफ वेस्ट अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कुछ अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, कुछ यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, कुछ यूरिक एसिड का करते हैं, तो उसके आधार पे अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक ऐसे एनिमल भी कहे जाते हैं, और सबके एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे आपको बताए गए हैं, तो उसे आप देखेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली टॉपिक कह रहा है कोइनोसाइट और कॉलर सेल, इसमें क्या पाई जाती हैं, कॉलर सेल पाई जाती हैं, जिसे कोइनोसाइट सेल कहते हैं।
लाइन इन द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल, कह रहा है स्पॉन्जोसील और कैनाल्स पे लाइनिंग करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, कॉलर सेल के नाम से जाना जाता है। डाइजेशन यहाँ पे कैसा होता है, तो इनका डाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे कह रहा है कि आगे बढ़ेंगे, कह रहा है द बॉडी, यहाँ आप देखिए, कह रहा द बॉडी सपोर्ट ऑफ द स्केल्टन मेड अप ऑफ द स्पेक्यूल्स आर स्पॉन्जिन फाइबर, जब जो इसकी बॉडी है स्केल्टन के सपोर्ट में होती है, यानी स्केल्टन पाए जाते हैं, और वह स्केल्टन किसके बने होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं, जिसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, स्पेक्यूल्स कहते हैं। कह रहा है स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं और जनरली हम लोग इसे क्या कहते हैं, स्पेक्यूल के नाम से जाना जाता है, और बने किसके होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। तो ये इसका एक कैरेक्टर हो गया, किसमें जो बॉडी कैविटी होती है वह बॉडी कैविटी किसकी बनी होती है, वह बॉडी कैविटी जो बॉडी का स्केलेटन है वो किससे बना होता है, स्पेक्यूल के बने होते हैं। और स्पेक्यूल्स में क्या होता है, तो स्पेक्यूल्स में होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्पॉन्जिन फाइबर के किस में पाए जाएंगे, तो आप कहेंगे कि स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं किसमें, पोरीफेरा में, और वो क्या बनता है, स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं और ये स्पेक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। अगली टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी जो सेक्स है यहाँ पे वो सेपरेट नहीं है, और सेक्सेस सेपरेट ना होने का मतलब होता है कि अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो उसे कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट, यानी जब मेल और फीमेल बॉडी ऑर्गन्स एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसका अर्थ यहाँ पे बताया गया है, इसका अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे अगर, तो कह रहा है एग एंड स्पर्म, यानी एग कहाँ से निकलता है, फीमेल बॉडी से, और स्पर्म कहाँ से निकलता है, मेल बॉडी से। तो एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, किससे निकलते हैं, एक ही जीव से एग का भी डेवलपमेंट होता है और किसका डेवलपमेंट होता है, स्पर्म का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई कि सेक्सेस जो हैं सेपरेट होते हैं, और ये सेक्सेस जो हैं हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। एग और स्पर्म दोनों एक ही बॉडी से बनते हैं, यानी सेम इंडिविजुअल से दोनों का फॉर्मेशन होता है। आगे आते हैं, स्पॉन्जेज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, कह रहा है इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल मेथड से होता है, यानी यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता था, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा हिस्सा यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रेगमेंटेशन, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बॉडी टूट जाती है, और जितने टुकड़े होते हैं वो सभी टुकड़े डेवलप करके किसका निर्माण कर लेते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो है ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ये तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन मेथड होता है, एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, आइसोगैमस और ओगैमस। ठीक है, एन आइसोगैमस में जो गैमीट्स बनते हैं मार्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं, लेकिन साइज में इनके माफ करिएगा, ये जो बॉडी फॉर्मेशन होता है लगभग सिमिलर होता है, लेकिन मार्फोलॉजिकली ये डिफरेंट होते हैं। तो एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो आइसोगैमी होती है इसमें दोनों स्पर्म और ओवा पता ही नहीं चलेंगे, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, सेम। एन आइसोगैमस जो होता है, या एन आइसोगैमस में दोनों सेम नहीं होते, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। आइसोगैमस में दोनों मेल और फीमेल गैमीट दोनों सेम होते हैं। और तीसरी कंडीशन होती ओगैमस में फीमेल की बॉडी के संरचना यानी ओवा की संरचना दूसरे तरह से और स्पर्म की संरचना दूसरे तरह से होती है। ये सभी गैमीट आपस में मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और यही जाइगोट बाद में डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। आगे आते हैं, कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। कल भी हमने आपको बताया था कि जब मेल के द्वारा स्पर्म को फीमेल के बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर स्पर्म और ओवा बॉडी से बाहर किसी इन्वायरमेंट में जाकर के मिलते हैं, जैसे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मिलते हैं, फ्रॉग में, ठीक है, फिश में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि ये माइक्रो मतलब छोटे जीव हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सोच करके लोग टिक कर देते हैं, हो जाता गलत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।
अब डेवलपमेंट दो तरह का होता है, एक डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जो जीव पैदा होता है वह जीव अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता। तो मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन बीन है या कोई काऊ है, गोट है, बुफैलो, किसी के जो बच्चे पैदा होते हैं वह बच्चे उसको साइज में छोटे होंगे मार्फोलॉजिकली, लेकिन वो देख करके पता चल जाएंगे कि गाय का बच्चा है, भैंस का बच्चा है, इंसान का बच्चा है, तो मार्फोलॉजिकली सिमिलर है। ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर किसी जीव का बच्चा जो है वो किसी अन्य जीव के जैसे दिखता है और वो जब बड़ा होता है तो अपने जीव जैसा दिखने लगता है, उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उदाहरण में आपने सिल्क की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी। जो सिल्क मोथ होता है वो वार्म जैसा दिखता है, या जो प्यूपा होता है हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसे प्यूपा कहते हैं। तो जो प्यूपा होता है वह प्यूपा भी कैसा दिखता है, वार्म जैसा दिखता है। या वो सबको छोड़ दीजिए तो ये टेडपोल जो होता है वो फिश जैसा दिखता है, और जब वो बड़ा होता है, टेडपोल क्या है, फ्रॉग का लार्वा है, बच्चा है, जब ये बड़ा होता है मेटामॉर्फोसिस करता है तो ये कैसा दिखने लगता है, ये दिखने लगता है फ्रॉग जैसा। तो जब कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो वह ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के आइडेंटिकल ना हो, यानी अपने स्पीसीज जैसा व्यवहार ना करें, तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। वही चीज यहाँ पे बताई गई। हैविंग लार्वल स्टेज, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, लार्वा का प्रोडक्शन होता है। विच इज मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ये मार्फोलॉजी के रूप में तीन चीजें हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में, एनाटॉमी, मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमिकली तो बात नहीं हो रही, फिजियोलॉजिकली बात नहीं हो रही, बात हो रही मार्फोलॉजिकली। यह मार्फोलॉजिकली अपने पेरेंट के से विपरीत होता है, यानी अलग होता है, उनसे मैच नहीं खाता है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आपको नोट करना है। आगे बढ़िए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, लार्वल स्टेज आती है, और मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, अपने पेरेंट के अनआइडेंटिकल होते हैं, यानी उनके समान नहीं होते। अब बात आती है पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स। आपके एग्जाम में ऐसे दे दिए जाते हैं, दो तीन एग्जाम्पल, चार पांच एग्जाम्पल दे देते हैं एक तरफ कॉलम ए में, और कॉलम बी में फाइलम के नाम दे देते हैं। कहता है सेलेक्ट करके बताइए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर देखें तो पोरीफेरा का जो एग्जाम्पल है, साइकान है, यू स्पंजिया है और स्पॉन्जिला है। आपको बताना है बाथ स्पंज किसे कहते हैं, इसे मैं आपको बताना है बाथ स्पंज किसे कहते हैं। इस कमेंट करिए इस प्रश्न का, और आप बताइए जो है फ्रेश वाटर स्पंज किसे कहा जाता है। इन दोनों प्रश्नों को अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि बाथ स्पंज किसे कहा जाता है और फ्रेश स्पंज किसे कहा जाता है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको आता है तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलते हैं सेकंड फाइलम पे। फाइलम का नाम है कोलेंट्रेटा, जिसे नाइडेरिया के नाम से भी जाना जाता है, सी साइलेंट है। तो कोलेंट्रेटा को हम लोग नाइडेरिया भी कहते हैं, तो नाइडेरिया के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों नाइडेरिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, नीडोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती हैं, या नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। तो नीडोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं वह स्टिंग कैप्सूल होता है, या निमेटोसिस्ट होते हैं। ये इसमें हिप्नोटॉक्सिक केमिकल पाए जाते हैं, किसी को वशीकरण करने की क्षमता इसके पास होती है। जो वशीकरण मंत्र आपने सुना होगा, वशीकरण मंत्र होते हैं, तो वशीकरण उसी तरह से इसका जो जीव होता है अपने शिकार को क्या करता है, अपने वश में कर लेता है, और उसके बाद उस शिकार को धीरे धीरे खा जाता है। तो ये इसमें नीडोब्लास्ट की सेल पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, निडेरिया रख दिया गया है। इसमें जो नीडोब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं वो तीन काम करती हैं। पहला तो अपने किसी शिकार को शिकार करने के लिए जरूरी होती हैं, यानी शिकार को पकड़ती हैं, अपनी सुरक्षा करती हैं, तो इसके लिए जाने जाते हैं। तो ये छोटा सा है टिश्यू ग्रेड का एक आपका फाइलम है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहले पॉइंट पे अगर नजर डालें तो फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि दे आर एक्वेटिक, ये कैसे हैं, जली होते हैं, अर्थात जल में पाए जाते हैं। मोस्टली मैरीन वाटर, जल के दो हिस्से होते हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। तो मोस्टली कहाँ होते हैं, मैरीन वाटर में। सेसाइल आर फ्री लिविंग, ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवन जीने वाले होते हैं। रैपिडली रेडियली सिमेट्रिकल,
इसमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। जबकि अभी ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे वह एसिमेट्रिकल था पोरीफेरा, लेकिन जो सोलिट्रेटा है यानी कोलिन्ट्रेटा है यह रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री मैंने आपसे बताया था कि अगर हम उसे किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटते हैं तो वह दो बराबर भागों में बंट जाता है, लेकिन वह सेंट्रल एक्सिस से गुजरना चाहिए। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट की कोशिकाओं के पाए जाने के कारण नाइडेरिया इसका नाम रखा गया है। नाइडेरिया इसका जो नीडोब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल एंड नीमेटोसिस्ट प्रेजेंट इन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर द एंकरेज। कह रहे नीडोब्लास्ट किसके लिए काम करते हैं, एंकरेज के लिए काम करते हैं, डिफेंस के लिए काम करते हैं और कैप्चर ऑफ प्रे, यानी ये इसके एंकरेज में, डिफेंस में और कैप्चर ऑफ प्रे यानी शिकार को पकड़ने में भी नीडोसाइट कोशिकाएं काम करती। अगली पॉइंट पे आते हैं, कह रहा है नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कैसा टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो नाइडेरिया में टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जो जर्म लेयर है, जब जीव का डेवलपमेंट होता है तो जो जर्म लेयर होता है, एक सेकेंड, जो जर्म लेयर होता है वह जर्म लेयर कैसा होता है, जर्म लेयर की अगर हम बात करें तो जर्म लेयर जो है वह जर्म लेयर एक तो एक्टोडर्म हो जाती है और एक का नाम क्या हो जाता है, मीजोडर्म हो जाता है। जो मीजोडर्म हो जाता है वह, एक सेकेंड, एक एक्टोडर्म हो जाती हैं, उसके बाद उसमें क्या पाई जाती है, एक मेजोडर्म हो जाती है। और इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है मीजोग्लिया। क्या पाया जाता है, तो इन दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं, ये कलर हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। इसके बीच में क्या पाया जाता है, मीजोग्लिया की लेयर है, तो मीजोलिया की लेयर पाई जाती है। तो ये हो गया आपका एंडोडर्म, ये हो गया आपका एक्टोडर्म। इसी कंडीशन को जीव के डेवलपमेंट में, इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। अगला कैरेक्टर है, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इसके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है। इसमें सिंगल ओपनिंग होते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं आगे, डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इसका जो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर होता है। सम ऑफ द नाइडेरियंस, जैसे कि कोरल, कोरल रीफ का नाम सुने होंगे। कोरल रीफ बताइए, जीके का भी प्रश्न आएगा, आप कमेंट करके बताइए कि कोरल रीफ जो रीफ है वो कहाँ पाई जाती है। सबसे बड़ी दीवार है कोरल की बनी हुई चट्टान है, उस चट्टान कौन से सागर में पाई जाती या किस देश में पाई जाती, कौन से द्वीप में पाई जाती, तीनों में से कोई एक आप आंसर बता सकते हैं। जो कोरल मूंगा पहना जाता है, वह मूंगा जो होता है एक प्राणी होता है, जीव होता है, जो कि नाइडेरिया का एक जीव है। और इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई क्या पाई जाती है, ये कैल्शियम है और इसके कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है, यानी कवच पाया जाता है। जो सेल होती हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे ये प्राणी है, इस प्राणी ये मर जाता है तो इसके बच्चे इसके ऊपर आ जाते हैं। जब ये अंडे बच्चे देता है कुछ दिन बाद ये मर जाता है। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते होते ये चूना पत्थर की एक बड़ी सी दीवार बन जाती है, कुछ आगे की दिशा में बढ़ के कुछ पीछे की दिशा में बढ़ करके। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। और यही कोरल रीफ से जो कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से मूंगा निकाला जाता है, उसी मूंगा को लोग पहनते हैं जिससे धन आता है। आपने सुना होगा ना कि ये मूंगा पहनने से ये देवता वो देवता खुश होते हैं, तो देवताओं को खुश करने के लिए मूंगा पहना जाता है। ठीक, आगे बढ़िए, आप भी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोनार के यहाँ चले जाइए, मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग मान लीजिए गलती से सोनार ही होंगे तो उनके यहाँ होगा ही, पहन लीजिए, हो सकता है किस्मत साथ दे दे। आगे आइए, डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, कोरल रीफ की बात हो गई। ठीक, उसके बाद आइए, नाइडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। नाइडेरिया में पॉलिप पाया जाता है और मेड्यूसा पाया जाता है। अब ये देखिए बड़ी अजीब सी घटना है कि पॉलिप से मेड्यूसा बनता है और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, और इसी कंडीशन को मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये पाया जाता है ओबेलिया में।
पॉलिप से मेड्यूसा का बनना और मेड्यूसा से पॉलिप का बनना, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा ओबीलिया का। तो ओबीलिया से जो है पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं वो जिसमें सिर्फ मेड्यूसा पाया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पॉलिप पाया जाता है। कैसे, आगे देखिए। कह रहा द फार्मर इज द सेसाइल एंड द सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ द हाइड्रा लाइक हाइड्रा एडेम्सिया एटसेट्रा वेयर एज द लेटर अम्ब्रेला शेप्ड आर फ्री स्विमिंग अरेलिया और जेलीफिश। कह रहा जेलीफिश का दूसरा नाम क्या होता है, आरेलिया होता है। और कई बार पूछा जाता है कि विच इज द फॉल्स फिश, कौन से ऐसी है जो झूठी मछली है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उस 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा। तो जेली फिश जो है ये एक्चुअली में मछली नहीं है, इसके नाम में फिश जरूर है लेकिन ये मछली नहीं है। और ये क्या है, जैसे आप प्राण को पढ़ते हैं तो प्राण जो है झींगा मछली कहा जाता है हिंदी में। तो झींगा मछली वो इन किस में आता है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। उसी तरह से ये कोलेंट्रेटा का मेंबर है लेकिन इसके नाम में फिश है, जेली फिश। ठीक, तो ये फ्री स्विमिंग होता है और इसमें अम्ब्रेला शेप के क्या पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा मोस्ट नाइडेरियन एग्जिबिट, कह रहा एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स अल्टरनेशन ऑफ जेनस। कह रहा कुछ ऐसे हैं जिसमें दोनों फॉर्म पाए जाते हैं, यानी ओबिलिया भी पाई जाती है, माफ करिएगा, दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे पॉलिप भी पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, मेड्यूसा भी पाया जाता है। पॉलिप और मेड्यूसा दोनों किस में पाए जाते हैं, ओबिलिया में। यही प्रश्न आपको दिया जाता है ऑप्शन में, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके ऑप्शन में आता है उसी के हिसाब से आपको उसे बता देना है। तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओबिलिया ही आएगा। इसी कंडीशन को जब बायोलॉजिकल टर्म के हिसाब से बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये तो इंग्लिश का टर्म हो गया। अगर बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं तो इसे कहते हैं मेटाजेनेसिस कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा। पॉलिप किसका जन्म करता है, मेड्यूसा को जन्म देता है एसेक्सुअली। एसेक्सुअली पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एंड मेड्यूसा फॉर्म टू पॉलिप सेक्सुअली। मेड्यूसा से पॉलिप का बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज हो जाता है और पॉलिप से मेड्यूसा का बनना एसेक्सुअल का फेज हो जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी पूछेगा। और इसी कंडीशन को हम लोग किस में देखा जाता है, ओविलिया में देखा जाता है। अगला जो एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, अब अगली पॉइंट है एग्जाम्पल्स में फाइसीलिया। फाइसीलिया क्या कहते हैं, पोर्टीज मैन ऑफ वार, यानी पुर्तगालियों का नंगा जहाज कहा जाता है इसे। फाइसीलिया को पुर्तगालियों का नंगा जहाज, क्योंकि ये ऐसा होता है, ऐसे उल्टा होता है और इसमें ऐसे बड़े बड़े बने होते हैं, आपने देखा होगा, इसे पुर्तगीज कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं एडेम्सिया। एडेम्सिया को सी एनिमोन के नाम से भी जाना जाता है। पेनेटुला को सी पेन कहा जाता है। गार्गोनिया को सी फैन के नाम से जानते हैं और मेड्रीना को ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है मेड्रीना को, और मेड्रीना जो है ये क्या है, ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है। तो ये थे 2 फाइलम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एक का नाम है पोरीफेरा और दूसरे का नाम है कोलेंट्रेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे टीनोफोरा के बारे में, और उसके बाद प्लेटेहेलमिन्थीज, और कोशिश रहेगी कि स्केलमेंथीज के बारे में भी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करें। फिर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडेर्मिटा, जो भी आपके फाइलम्स हैं उन फाइलम को एक एक करके हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। प्रैक्टिस पेपर भी आपका स्टार्ट होने वाला, हिंदी मीडियम में आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। हिंदी मीडियम हम लोग फिजियोलॉजी से शुरू किए हैं और पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपके हिंदी के पूरे नोट्स के साथ उस क्लास को बताया जाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय